दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर ट्रेमर्स फेल्ट इन दिल्ली एनसीआर आफ्टर 7.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जॉर्ज चाइनाज शिनजियांग रीजन के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह शहर भारत के इतिहास और आधुनिकता के संगम का साक्षी रहा है, लेकिन इसके आलीशान इतिहास और गौरवशाली वर्तमान के अलावा ये शहर भू आकृतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल भारत की राजधानी एक भूवैज्ञानिक संकट से घिरी हुई है, जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है। यह संकट है दिल्ली की भूकंप के प्रति संवेदनशीलता। आए दिन दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आने की खबर आती ही रहती है। हालांकि ये झटके इतने तीव्र नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये इस बात का संकेत करते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तीव्र भूकंप आ सकता है। बीते दिनों चीन के दक्षिणी शिनजियांग प्रांत में 7.1 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। चीन में आए इस भूकंप के झटकों को दिल्ली में भी महसूस किया गया। यह समझने के लिए कि दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में भूकंप क्यों आते हैं, हमें पहले इस क्षेत्र के भूवैज्ञानिक आधारों को गहराई से समझना होगा। दरअसल भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच परस्पर क्रिया अत्यधिक भूवैज्ञानिक तनाव पैदा करती है, जिससे भूकंपीय गतिविधि होती है। इनमें होने वाली टेक्टोनिक क्रियाएं ही भूकंप को जन्म देती हैं। संपूर्ण उत्तरी भारत इन प्लेटों की सीमा के पास स्थित है, इसलिए अब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि क्यों भारत के उत्तरी हिस्से में अधिक भूकंप आते हैं, या यूं कहा जाए कि क्यों ये क्षेत्र भूकंप प्रवण माने जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि टेक्टोनिक क्रियाएं क्या होती हैं और कैसे ये भूकंप को जन्म देती हैं। पृथ्वी की सतह को भूपरपट्टी या भूपटल कहा जाता है। यह विभिन्न चट्टानी खंडों से बनी हुई हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेटें कहा जाता है। टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की आंतरिक परतों को ढकने का कार्य करती हैं। इनमें से जो प्लेटें महाद्वीपों के नीचे होती हैं, उन्हें महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है, और जो प्लेटें समुद्र से ढकी होती हैं, उन्हें महासागरीय प्लेटें कहा जाता है। मुख्य रूप से 7 टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं जो पृथ्वी के अधिकांश हिस्से को कवर करती हैं। ये अफ्रीकी, अंटार्कटिक, यूरेशियन, उत्तरी अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी, इंडो ऑस्ट्रेलियाई और प्रशांत प्लेटें हैं। इन प्लेटों का क्षेत्रफल 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है। आपको बता दें कि कनाडा के भूवैज्ञानिक जे टूजो विल्सन ने वर्ष 1955 में सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद वर्ष 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन व पार्कर ने पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। इन प्लेटों के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले वेगेनर ने बताया कि लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर सारी भूमि एक बड़ा भूभाग थी। इस भूभाग को पैंजिया नाम दिया गया। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले इन प्लेटों में विभाजन होना शुरू हुआ, जिससे पैंजिया 2 भूभागों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में विभाजित हो गया, और 145 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल के दौरान इसमें इतना विभाजन हुआ कि ये 7 अलग अलग प्लेटों में विभाजित हो गया। इस विभाजन के फलस्वरूप वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। हालांकि टेक्टोनिक प्लेटें प्रतिवर्ष केवल कुछ सेंटीमीटर की दर से चलती हैं, लेकिन जब वे बल के साथ टकराती हैं तो इसका हमारे ग्रह पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे ही प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, इससे बहुत अधिक हलचल और घर्षण होता है। इसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी के साथ पहाड़ों का निर्माण हो सकता है। आधुनिकता की होड़ में विश्व के सभी प्रमुख देश और शहर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कर रहे हैं।
इन निर्माण कार्यों का प्रभाव पृथ्वी के आंतरिक तल पर भी पड़ता है। चूंकि दिल्ली समेत संपूर्ण उत्तर भारत भारतीय और यूरेशियन प्लेट के आसपास स्थित है, इसलिए जब इन क्षेत्र में निर्माण कार्य अधिक होता है तो इन प्लेटों पर दबाव पड़ता है। ये प्लेटें पहले से ही अधिक सक्रिय हैं और जब इनके ऊपर निर्माण कार्य की आवृत्ति बढ़ जाती है तो ये क्रियाएं इन प्लेटों की परस्पर गतिविधि को और अधिक बढ़ाने का कार्य करती हैं। इस वजह से इन क्षेत्रों में अधिक भूकंप आते हैं। भूकंप की उत्पत्ति तरंग रूप में होती है। जब महाद्वीपीय प्लेटों के बीच क्रियाएं होती हैं तो तरंग के रूप में ऊर्जा प्रवाहित होती है। सामान्यतः ये तरंगें हमें महसूस नहीं होती, लेकिन जब उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं तो धरती की सतह पर कंपन होने लगता है, जिसे भूकंप कहा जाता है। आइए अब भूकंपीय तरंगों के बारे में विस्तार से समझते हैं कि ये कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ उत्पन्न होती हैं और कितनी हानि पहुंचा सकती हैं। भूकंपीय तरंग P, S तथा L 3 प्रकार की होती हैं और तीनों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। भूकंप के समय सबसे पहले P तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो अपने उद्गम स्थल से चारों तरफ गमन करती हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले P तरंगों का ही अनुभव होता है। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। ये ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। P तरंग ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यम में गमन करती हैं, लेकिन ठोस, द्रव और गैस में क्रमशः इनकी गति धीमी होती जाती है। P तरंगों के प्रभाव से S तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें द्वितीयक तरंगे कहते हैं। S तरंग केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में ही गमन कर सकती है। S तरंगों की इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की है। वहीं L तरंगे P और S तरंगों एवं धरातलीय चट्टानों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। L तरंगों को धरातलीय तरंगे कहा जाता है, क्योंकि ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए P और S तरंगों से विशेष रूप से सहायता मिलती है, क्योंकि यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना समरूप होती तो P और S तरंगों के व्यवहार में समरूपता पाई जाती, किंतु ऐसा नहीं होता है। 33 किलोमीटर की गहराई पर भूकंपीय तरंगों की गति अचानक बढ़ जाती है, क्योंकि चट्टानों की घनत्व एवं प्रत्यास्थता में वृद्धि होती है। 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय तरंगों की गति कम होती है, अतः इस प्रदेश को निम्न वेग का प्रदेश कहते हैं। इस परत में चट्टानें आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में होती हैं, इस कारण भूकंपीय वेग में कमी आती है। 200 किलोमीटर की गहराई के पश्चात भूकंपीय तरंगों के वेग में पुनः वृद्धि होती है तथा 2500 किलोमीटर की गहराई पर S तरंगे विलुप्त हो जाती हैं, जबकि P तरंगों के वेग में कमी आती है। 5150 किलोमीटर के पश्चात P तरंगों के वेग में पुनः वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कि एक आपदा के रूप में भूकंप कितना खतरनाक है। आपदाएं मनुष्य जीवन या यूं कहें कि संपूर्ण सभ्यता के लिए खतरा उत्पन्न करती है। इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश किसी प्राकृतिक आपदा या युद्ध की वजह से हुआ था। भूकंप भी एक ऐसी ही प्राकृतिक आपदा है जो संबंधित जगह का पूरी तरह से विनाश कर सकती है। पिछले साल तुर्की में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। इस भूकंप में लगभग 2000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। साथ ही इसने तुर्की की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर गहरी चोट की थी। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप पिछले 200 वर्षों में साल 2001 में गुजरात में आया था। दरअसल 2001 में गुजरात के भुज में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 20,000 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र यानी NCEI नामक अमेरिकी सरकारी एजेंसी के अनुसार पिछले 200 वर्षों की अवधि में भारत में भूकंप की 85 बड़ी घटनाएं हुई और सबसे अधिक भूकंप वाले देशों की सूची में भारत 16वें स्थान पर है। इसके अलावा भूकंप के छोटे मोटे झटकों की खबर तो भारत के उत्तरी हिस्से में आए दिन सुनाई देती ही रहती है। भारत को भूकंप के खतरे के अनुसार मुख्य रूप से 4 जोन में बांटा गया है: जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। इसमें जोन 2 सबसे कम और जोन 5 सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र है।
वहीं जोन 1 में भारत का कोई भी क्षेत्र नहीं आता है। इसका अर्थ ये है कि भारत का कोई भी हिस्सा भूकंप के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। हिमालयी राज्यों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के कुछ क्षेत्र जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। चूंकि अभी तक ऐसी कोई भी प्रणाली की खोज नहीं की जा सकी है जो भूकंप आने से पहले लोगों को सावधान कर दे, इसलिए आज भी यदि कोई अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो ये बड़े विनाश का कारण बन जाता है। हालांकि सामान्यतः भूकंप के झटके हल्के ही आते हैं जिनका विशेष असर नहीं होता है, लेकिन फिर भी कब ये गंभीर आपदा का रूप ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो जोन 5 में आने वाले क्षेत्रों को विशेष ध्यान रखना चाहिए और यहाँ के लोगों को आपदा से बचने के तरीकों के बारे में जागरूक करना चाहिए। जैसे जैसे दिल्ली एक आधुनिक महानगर में तब्दील होती जा रही है, शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति इसके भूकंपीय जोखिम में एक और परत जोड़ रही है। ऊंची इमारतों का निर्माण, व्यापक बुनियादी ढांचा और तेज शहरी विकास शहर पर भूकंप के संभावित प्रभाव को बढ़ाते हैं। हालांकि भूकंपीय खतरे को पहचानने में दिल्ली निष्क्रिय नहीं रही है, बल्कि शहर ने संरचनात्मक लचीलापन बढ़ाने के लिए बिल्डिंग कोड और भूकंपीय डिजाइन सिद्धांतों को लागू किया है। हालांकि चुनौती की विशालता के कारण शहर को भूकंपीय जोखिमों के खिलाफ मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हिमालयी प्रदेशों में तेजी से बढ़ता निर्माण कार्य पर्वतों पर अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है, जो आने वाले समय में बड़ी आपदा को आमंत्रित कर सकता है। लेकिन बुनियादी ढांचे से परे तैयारी और जन जागरूकता किसी भी आपदा से बचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूकंप रक्षा अभ्यास, सामुदायिक सहभागिता और शिक्षा अभियान एक शहर को भूकंपीय घटनाओं से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होने में योगदान करते हैं। इसलिए इस दिशा में सम्मिलित रूप से प्रयास किए जाने की दरकार है। तो चलिए नोट करते हैं आज के सवाल को। भूकंप की विभिन्न तरंगों की उत्पत्ति और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।